मंत्री सरकार से नाराज़ हैं, विधायक सरकार से नाराज़ हैं, ऐसी खबरें क्यों फिर चर्चा में रहती है अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो? कहीं ना कहीं हल्की फुल्की नोकझोंक चलती है। आप कह रहे हैं सरकार में सब ठीक ठाक है, लेकिन संगठन और सरकार के कोऑर्डिनेशन में बहुत कमी नज़र आई है शुरू से। संगठन बताए कि आज तक उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कुछ बोला है, काम बोला है और उन्होंने नहीं किया है। क्या मुख्यमंत्री ही तय करेंगे कि अब अगला अध्यक्ष कौन होगा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का? हमारे को कोई भूख नहीं है किसी पद की, लेकिन अगर हाईकमांड बोलेगा कि आपको, अगर हाईकमांड जो भी तो बोले, आप क्या मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे? लेकिन हाईकमांड जो भी बोलेगा, ये मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ कैमरे के ऊपर। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है और बीजेपी भी इसको उठा रही है कि मुख्यमंत्री को सड़क से आना चाहिए था, हवाई जहाज़ से आए, वीडियो और फोटो करवाई और वापस चले गए। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है क्या कांग्रेस के लिए? क्योंकि इस पर कांग्रेस हमेशा फंसती नजर आती है, व्यवस्था परिवर्तन। 15-20 दिन ऊपर हुए हैं 2.5 साल से। आप ये बताइए, एक आदमी भी कोई करप्शन में किसी का नाम आया आज तक 2.5 साल के अंदर? तो मतलब कहें यही व्यवस्था परिवर्तन है। NHAI के अधिकारी मारपीट का आरोप लगाया और FIR भी हुई है इस मामले में। आप वहां पर मौजूद थे। नेशनल हाईवे के अथॉरिटी, क्या है, नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के इंजीनियर्स की ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने एरिया से जो इन्होंने एक्वायर किया है उससे 30-30 मीटर अंदर घुस गए हैं। आरोप तो लग रहे हैं, सीधे तौर पर जो है वो FIR में आरोप भी लगाए हैं। और हुआ क्या था, आप जब वहाँ पहुँचे, क्या बहस बसाई हुई आपकी? उन्होंने पूछा कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि सर इनको कंपनसेशन जो है वी विल कंपनसेट, हम लोग कंपनसेशन दे देंगे, और इतनी बात हुई बस। तो आपको जानकारी होगी कि किसने जो है पिटाई की फिर उस अधिकारी की? पावर क्या मिली है मंत्रियों को कि अपने काम खुद आप कर सकते हैं अपना, कि ये काम अपने पर्सनल काम की बात कर रहे हैं आप? बीच में भाजपा सरकार 5 साल रही है, जयराम जी उसमें मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में कोई एक पैसा नहीं लगाया। मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ आपसे जी। मुझे लगा मैं मंत्री बन गया हूँ, क्योंकि हमने भी ऐसे सुना था मंत्री बन जाएंगे तो चुटकी मारेंगे तो काम हो जाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल। मोहित डायरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। नमस्कार मोहित जी। अनिरुद्ध जी, वैसे तो जहन में कई सवाल हैं, लेकिन अगर शुरुआत करें तो सबसे पहला, क्योंकि आप सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और एक पावरफुल कैबिनेट मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि आपको क्यों शक हो रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत बढ़िया चल रही है। और कोई भी, मैं नहीं समझता कोई समस्या है, सिवाय जो केंद्र ने जो है, केंद्र सरकार ने जो स्टेट गवर्नमेंट को जो तंग करके रखा हुआ है फंडिंग के मामले में, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। कोऑर्डिनेशन ठीक है सारे मंत्रियों का मुख्यमंत्री के साथ? और जी बिल्कुल, देखिए कोऑर्डिनेशन की जहाँ तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी संगठन के आदमी हैं, वो कोई नए आदमी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आज के समय में जितने भी जो उनकी एज ग्रुप के हैं, चाहे हर्षवर्धन चौहान जी हैं, धनीराम शांडिल जी भी राजनीति में उनके बाद आए हैं, चंद्र कुमार जी हैं, और मेरे ख्याल से चंद्र कुमार जी भी थोड़े ही सीनियर उनसे रहे हैं। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में तो पहले आ गए थे, परंतु संगठन की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही लंबा अनुभव जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का रहा है, करीबन 40 वर्ष का, जब से वो NSY में थे। तो सबसे कोऑर्डिनेशन है, उनको सबका पता है और सबको पूछते भी हैं वो, ऐसा नहीं है। समस्याएं भी पूछ लेते हैं, किसी को व्यक्तिगत समस्या है या कोई उनके डिपार्टमेंट में समस्या, और कोई भी, सबसे बड़ी बात है किसी डिपार्टमेंट में मैं जैसे अपने अगर डिपार्टमेंट की बात करूँगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो सिर्फ उनको जहाँ लगता है कि ये डिपार्टमेंट में ये होना चाहिए, तो किसी जो भी कंसर्न मिनिस्टर है उनको बोल के वो उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो ये खबरें क्यों बाहर आती हैं कि मंत्री सरकार से नाराज़ हैं, विधायक सरकार से नाराज़ हैं? ऐसी खबरें क्यों फिर चर्चा में रहती है अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो? देखिए ऐसा है, जब राजनीतिक गलियारों में ये स्वाभाविक है, ये कुछ ना कुछ बात करने को राजनेताओं को, कार्यकर्ताओं को चाहिए, और विपक्ष को भी चाहिए होती है, और इसलिए ये बात समय समय पे आती रहती है।
कि नाराज़ हैं। अब जहाँ तक नाराज़गी की बात रहती है, आपका भी एक परिवार है, क्या आपके बच्चे, आपके पिताश्री, माताजी, वाइफ, बहनें क्या आपसे खुश होंगी? किसी ना किसी बात पे कहीं ना कहीं हल्की फुल्की नोक झोंक चलती है, कुछ जैसे जिद चलती है। तो इसको जो है, वो नोक-झोंक हल्की ही होती है कि जी बिल्कुल, कोई ऐसी आज तक 2.5 साल हो गए हैं सरकार को, कोई ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं हुई है जिससे कि लोग रूठ के घर बैठ जाएं। तो ये भी कहा जाता है, विपक्ष भी खास तौर पर कहता है कि मंत्रियों के ही काम नहीं हो रहे हैं, विधायकों के तो छोड़ दीजिए, मंत्रियों के ही काम नहीं होते हैं। देखिए ऐसा है कि वही बात है, विपक्ष का काम तो आपस में लड़ाने का है, बांटने का है, तो वो तो बोलेंगे ही। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा, कोई भी काम उन्होंने बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है। मैं अपने अगर डिपार्टमेंट की बात करूँ, तबादलों की आप बात कर रहे हैं, कामों की बात कर रहे हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में या मेरे डिपार्टमेंट में कोई भी काम था, माननीय मुख्यमंत्री ने आज तक मना नहीं किया। उल्टा फ़ोन करके पूछते हैं कि वो काम हो गया कि नहीं हो गया है। और जहाँ तक तबादलों की बात बोल रहे हैं आप, तबादलों में हमारे को बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, जब रिस्ट्रिक्शन लगती है कि ट्रांसफ़र बैन करी है या सरकार ने कोई, माननीय मुख्यमंत्री ने कोई फैसला लिया, उसका हमारे को भी सम्मान करना पड़ेगा, ना कि अपनी ईगो के ऊपर लेके बैठ जाएं कि अच्छा अब ये तो हमारी आपने पावर छीन ली। क्योंकि वो जो कोई भी रूल अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो पूरी सारे विभागों के लिए वो होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं सरकार में सब ठीक ठाक है, लेकिन संगठन और सरकार के कोऑर्डिनेशन में बहुत कमी नज़र आई है शुरू से ही। देखिए ऐसा है, जहाँ जो संगठन होता है उसका मज़ा जो है वो जब सत्ता नहीं होती है तो संगठन का ज़्यादा लोग मज़ा लेते हैं कि हम संगठन में एडजस्ट हो गए। जब सरकार होती है तो संगठन में कोई नहीं जाना चाहता। ये सभी पार्टीज़ में होता है, ना केवल मैं कांग्रेस की बात करूँगा, ये स्वाभाविक सी चीज़ हो रहती है। और जहाँ तक कोऑर्डिनेशन की बात है, संगठन बताए कि आज तक उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कुछ बोला है, काम बोला है और उन्होंने नहीं किया है। और ये सारी चर्चाएं भी मैं बोलूँ आपको, और बनने की चाह सबकी रहती है। कोई भी कार्यकर्ता है, उसकी एमएलए बनने की चाह है, एमएलए की मिनिस्टर बनने की चाह है, मिनिस्टर बोलेगा मैंने मुख्यमंत्री बनना है। तो ये चाह जो है, और संगठन में भी ऐसी है, कोई जो कार्यकर्ता है उसको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनना है, ब्लॉक प्रेसिडेंट को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज, और कुछ सोचते हैं कि हम लोग संगठन के पीसीसी बन जाए, अध्यक्ष बने। तो ये स्वाभाविक सी चीज़ें होती है और इसको कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। एस्पिरेशंस नहीं रहेंगी तो लोग काम नहीं करेंगे। एस्पिरेशंस आर मस्ट फॉर वर्क एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और प्रतिभा सिंह जो है वो खुद कह रही हैं कि अध्यक्ष बनना चाहिए संगठन का, क्योंकि डिसॉल्व हुए 8 महीने हो चुके संगठन को। तो क्या मुख्यमंत्री ही तय करेंगे कि अब अगला अध्यक्ष कौन होगा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का? देखिए, संगठन में, कांग्रेस संगठन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी संगठन से, मैं 2005 से जो है संगठन से जुड़ा हूँ, चाहे वो स्टेट का संगठन रहा हो, चाहे वो एआईसीसी इंडियन यूथ कांग्रेस का संगठन रहा हो, कहीं ना कहीं हमारा भी जुड़ाव रहा है। और कांग्रेस की कार्यप्रणाली ऐसी है कि स्टेट के चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे कोई अन्य हो, वो डिसाइड नहीं करते हैं। उनसे राय ज़रूर मांगी जाती है, एमएलए से राय मांगी जाती है, मिनिस्टर से राय मांगी जाती है। संगठन के जो सीनियर लोग हैं, चाहे वो एमएलएज हैं चाहे नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स रहे हैं चाहे एक्स भी होते हैं, उनसे राय ली जाती है। लेकिन जो फैसला, अंतिम फैसला है, अंतिम मोहर जो है वो हाईकमांड की ही लगती है। जी, लेकिन नाराज़गी जो बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कि संगठन तैयार, क्योंकि कई ऐसे नेता, वरिष्ठ नेता हैं जो चाहते हैं कि संगठन बने, उन्हें भी कोई पद मिले, वो भी काम करें। तो ऐसे में क्या माना जाए कि कब तक जो है वो अध्यक्ष कांग्रेस को मिल जाएगा? क्योंकि बीजेपी ने तो अपना अध्यक्ष बना दिया, अब सबकी नज़र है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। देखिए, बीजेपी ने क्या किया, क्या नहीं किया, किसको बनाया, इस पे वो उनका संगठन है, उसमें हमारे को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। जी, जहाँ तक कांग्रेस के संगठन की आपने बात करी है, जैसे मैंने बोला, सोच विचार, क्योंकि हर आदमी को एडजस्ट भी करना है, हर आदमी मिनिस्टर भी नहीं बन सकता, एमएलएज नहीं बनते। तो ये एक मंथन चला हुआ है काफ़ी समय से। और 8 महीने, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि 8 महीने हुए, डिसॉल्व हो गया है। वो जल्द ही, मैं समझता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाईकमांड ने, मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई है, मैं मतलब अपने ओर से मैं आपको बताना चाहूँगा, सूत्रों से, जो मीडिया के शब्द हैं, मैं सूत्रों से बताना चाहूँगा कि हाईकमांड ने माननीय मुख्यमंत्री जी की भी राय ली है, प्रतिभा सिंह जी की भी राय ली है, आशा कुमारी जी की राय ली है, कौल सिंह ठाकुर जी की, रामलाल ठाकुर जी की, सभी वरिष्ठ नेता जो
जिन्होंने कांग्रेस को इस प्रदेश में खड़ा किया है, उनसे सबसे राय ली है और वो मंथन कर रहे हैं और जल्द ही इसका फैसला होने जा रहा है। अनिरुद्ध सिंह का नाम जो है वो भी अध्यक्ष पद के लिए काफ़ी चल रहा था, तो मैं पूछना चाहूँगा क्या अनिरुद्ध सिंह जो है वो भी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं, अगर जो बात की जाए कांग्रेस संगठन की? देखिए ऐसा है, ये भी मैंने या सूत्रों मंत्री पद से खुश हैं? देखिए ऐसा है, जो भी संगठन पोस्ट दे दे, संगठन की बात कर रहा हूँ, सरकारें, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, ये संगठन बनाता है। जी। पहले वो टिकट देगा तभी एमएलए बनेगा, एमएलए जब बनेगा उसके बाद ही वो मंत्री बन पाएगा या मुख्यमंत्री बन पाएगा। तो संगठन तय करता है, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा। रही बात मेरे नाम के चर्चा, ये भी मैंने सूत्रों ने ही मेरे को बताया कि भाई आपका नाम भी चल रहा है, तो मैंने बोला मेरी तो किसी से बात ही नहीं हुई और मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, मेरी किसी से भी, चाहे वो हिमाचल की राजनीति में हो कांग्रेस में, चाहे वो केंद्र की राजनीति में हो, मेरी आज तक किसी से अध्यक्ष बनने की बात किसी से ना मेरे को किसी ने बोली, ना मैंने किसी को बोली। रही बात पदों की, कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमांड ने मुझे बहुत दिया है, बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा दिया है। मैं ज़िला परिषद मेंबर रहा हूँ, मैं ज़िला परिषद चेयरमैन रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला। मुझे तीसरी बारी जो है कांग्रेस हाईकमांड ने मेरे को टिकट दिया, राहुल जी ने टिकट दी है, प्रियंका जी ने टिकट दी है, उसमें मैं तीसरी बारी एमएलए बन पाया हूँ। अगर मैं मिनिस्टर बन पाया हूँ वो भी संगठन की वजह से और माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से बन पाया हूँ। तो हमारे को कोई भूख नहीं है किसी पद की। लेकिन अगर हाईकमांड बोलेगा कि आपको देखिए देखिए हाईकमांड जो भी बोले तो आप क्या मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे? देखिए हाईकमांड जो भी बोलेगा, ये मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ कैमरे के ऊपर, और मेरे दिल में भी यही, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ या मेरे दिल में कुछ हो। हाईकमांड का जो भी फैसला होगा मैं उसके साथ हमेशा जीवन भर खड़े होंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया सरकार को। मंत्रिमंडल विस्तार की बातें भी हो रही हैं, तो कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होगा? क्योंकि कई विधायक भी हैं और मुख्यमंत्री के करीबी भी हैं जो कि इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो विस्तार कब होगा ये भी सवाल है जो जनता जानना चाहती है। देखिए जो मंत्रिमंडल के विस्तार की आपने बात करी है, पिछले समय में कुछ समय पहले 2 मंत्री इंक्लूड जो है वो इंडक्ट किए गए थे कैबिनेट में। अभी और भी 1-2 सीटें और भी खाली हैं। मैं यही समझता हूँ कि जो भी हाईकमांड मुख्यमंत्री ने सोचा होगा, हमारे मैंडेट की बाहर की बात है, इस बारे में ना तो हम लोग बात करते हैं ना मुख्यमंत्री महोदय कभी बात करते हैं। तो जो भी मुख्यमंत्री को ठीक लगेगा उनको कि कब बनाने हैं, किसको बनाना है, ये उनका अपना अधिकार क्षेत्र है और विद कंसल्टेशन ऑफ सेंटर। एक अगर हम अलग से बात करें, कुछ जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, 2023 में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हिमाचल प्रदेश का 90% जो इलाका है वो गांव में बसता है और आप पंचायती राज मंत्री हैं। तो 2023 में जो नुकसान हुआ उसमें जो असेसमेंट हुई वो 10,000 करोड़ रुपए की हुई, लेकिन सेंटर से जो पैसा मिला वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए, 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए के बीच मिला। कहाँ पर कमी रह गई थी असेसमेंट बनाने में, तैयार करने में? क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा अंतर है 2,500-3 हज़ार करोड़ और 10,000 करोड़ में। देखिए जो 2023 की आपदा थी जी, उसमें केंद्र ने भी अपनी असेसमेंट अलग कराई थी और स्टेट ने भी कराई थी। करीबन 10,500 करोड़ का नुकसान हुआ था जी। और मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूँगा, केंद्र ने जो आप 2,500 करोड़ रुपए गिन रहे हैं, ये हर स्टेट को हर साल आता है, चाहे वहाँ आपदा आए चाहे ना आए। हम विशेष पैकेज की मांग कर रहे थे जिसमें 1 पैसा भी विशेष पैकेज का नहीं आया है। 2,500 करोड़ रुपए आया है आपदा का, वो हर साल वैसे भी आना था। और जो बाकी जो बैलेंस अमाउंट है, जो इसका गैप जो था करीबन 7,000 करोड़ का, 7,500 करोड़ का जो गैप है जी, उसको कुछ हद तक दूसरी स्कीम्स से काट के स्टेट ने अपने रिसोर्सेज से लोगों को मुहैया कराया। तो सेंटर से आपको मतलब मदद नहीं मिल पा रही उतनी जितनी उम्मीद है? मैंने आपको पहले शुरू में ही आपको बोल दिया कि सेंटर जो है, केंद्र सरकार जो है हिमाचल के साथ भेदभाव कर रहा है और उत्तरांचल में उनकी सरकार है, उत्तरांचल में उन्होंने आपदा पैकेज दिया है, हिमाचल को क्यों नहीं दे सकते थे? केंद्रीय मंत्री आए, हवाई दौरा किया और आश्वासन दिए कि मैं बिल्कुल करूँगा आपके लिए, परंतु हिमाचल के लिए 1 पैसा भी नहीं दिया।
नहीं दिया। अच्छा, हवाई दौरे की आपने बात की, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने भी एक दौरा किया जहां पर प्रभावित इलाके हैं। तो सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है और बीजेपी भी इसको उठा रही है कि मुख्यमंत्री को सड़क से आना चाहिए था, हवाई जहाज़ से आए, वीडियो और फोटो करवाई और वापस चले गए दिखा करके। तो क्या ये जो इशू बीजेपी ने उठाया है, आप क्या इस पर कहते हैं सरकार की तरफ से? देखिए ऐसा है, आपदा वो पहले ही दौरे पे थे। जो परसों अगर आप बात करें, परसों की अगर आप बात कर रहे हैं, जो थुनाग में जो आपदा आई है, सबसे पहले वहाँ तो सड़कें बह गई, तो गाड़ी से जाना संभव नहीं था। राशन भी जो है वो हेलीकॉप्टर से पहुँचाया जा रहा है, और इतने बड़े क्षेत्र में है कि अगर वो पैदल भी चलेंगे तो 1 महीना लग जाएगा। इतनी बड़ी आपदा है वो, 1 महीना अगर घर घर भी जाना हो तो 1 महीना लगेगा, तो वो संभव नहीं है। तो उन्होंने पूरा हवाई दौरा करके जायज़ा लिया। उसके बाद इमीडिएटली जो है उन्होंने आदेश करे कि क्योंकि वहाँ पे सड़कें बह गई हैं, लोगों के घर बह गए हैं, इमीडिएटली जो है राशन मुहैया कराया, हेलीकॉप्टर से राशन जो है वहाँ पे भेजा जा रहा है। तो और जो भी और पूरा प्रशासन जो है, आज पूरे मंडी का पूरा प्रशासन जो है वो थुनाग में लगा दिया गया है। एक मेरा सवाल है अहम, जो कि हर वक्त मुख्यमंत्री भी कहते हैं, मंत्री भी कहते हैं, आप खुद कहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन। ये व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर कांग्रेस सत्ता में आ गई और ये व्यवस्था परिवर्तन कांग्रेस के लिए ही उल्टा साबित हो रहा है। कई फैसले ऐसे लिए गए जिन्हें वापस ले लिया गया, टॉयलेट टैक्स लगाया गया, फिर कहा नहीं ये नहीं लगा रहे हैं, इस तरीके से कई और फैसले लिए गए। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है क्या कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस पर कांग्रेस हमेशा फंसती नजर आती है व्यवस्था परिवर्तन पे। देखिए व्यवस्था परिवर्तन है, मॉडल स्कूल जो है वो बनाए जा रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन है, ये जो चाटुकार थे आज वो कहीं ऑफिसेज में नज़र नहीं आते, ये व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे तो पहले मंत्रियों को फ्री हैंड नहीं दिया जाता था, एमएलएस को फ्री हैंड नहीं दिया जाता था, वो फ्री हैंड दिया है, वो व्यवस्था परिवर्तन है। और सबसे बात करप्शन का, आप हमारे को 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से कुछ दिन ऊपर हुए हैं, 15-20 दिन ऊपर हुए हैं 2.5 साल से। आप ये बताइए एक आदमी भी को करप्शन में किसी का नाम आया आज तक 2.5 साल के अंदर? तो मतलब कहें यही व्यवस्था परिवर्तन है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि गैंग वॉर्स, सैलरीज में डिले होना और जो है हिंदू मुस्लिम रॉयट्स होना, ये भी व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा ही है, क्योंकि सरकार है और पहली बार हुई ये चीज़ें हिमाचल प्रदेश में। देखिए बीजेपी का काम तो बोलना है, पहली बात। अगर वो हिंदू मुस्लिम रॉयट, पहली बात तो कोई हिंदू मुस्लिम रॉयट हिमाचल में नहीं हुआ है। पहली बात तो हिमाचल में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि सामुदायिक जो है हिंसा हुई हो कहीं भी, आज तक कोई रिकॉर्ड है, पहली बात। दूसरी, संजौली मस्जिद की आपने बात करी, संजौली मस्जिद की बात नहीं है वो। आप मेरे इंटरव्यू देखना, आप मेरे स्टेटमेंट्स पढ़ना, आपने भी शायद, मुझे ध्यान है कि आपने भी मेरा एक इंटरव्यू उस समय लिया था। इट वाज ऑल अबाउट इलीगल कंस्ट्रक्शन, नॉट ओनली वन बिल्डिंग बट ऑल द बिल्डिंग्स। पूरे शिमला की बिल्डिंग्स जो हैं वो इलीगल बिल्डिंग्स की बात हो रही थी, जिसमें एक बिल्डिंग में, वो मस्जिद नहीं बनी थी, एक पूरी 4 मंजिला बिल्डिंग बना के उसके अंदर एक कमरे में जो है उन्होंने एक समुदाय ने अपनी पूजा अर्चना शुरू करी थी। मामला ये था, इलीगल बिल्डिंग की बात थी न, और एक बिल्डिंग की बात नहीं थी, कई बिल्डिंग्स की बात थी। जी, एक मामला हाल ही में हुआ है जिसमें आपका नाम भी आ रहा है। NHAI के अधिकारी मारपीट का आरोप लगाया आप पर और FIR भी हुई है इस मामले में। आप वहाँ पर मौजूद थे, जब आप गए थे आप वहाँ पर थे भी, और 150 के करीब वहाँ लोग थे। तो क्या हुआ क्या था वहाँ उस समय, एक्चुअल में क्या हुआ था जब आप वहाँ पहुँचे, क्या स्थिति थी और उस अधिकारी की गलती क्या थी? और NHAI जो काम कर रहा है, जो बिल्डिंग वहाँ पर कोलैप्स हुई है, निश्चित रूप से उसके बाद गुस्सा तो होता ही है, लेकिन उसको पीटना क्या ये सही रहा वहाँ पर जो उसकी पिटाई हुई उसके बाद? देखिए ऐसा है कि आप 2 चीज़ें पूछ रहे हैं जी। एक आप पूछ रहे हैं कि पिटाई का मामला, दूसरा कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो पहले मैं आऊँगा कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो टेंडर करती है, ठेकेदार टेंडर लेते हैं, सारी जिम्मेवारी जो है एग्रीमेंट्स के थ्रू वो ठेकेदार की होती है। परंतु जब वो काम करते हैं, क्योंकि कुछ समय होता है टेंडर का, 3 साल का समय होता है, उसमें उन लोगों को कुछ इंसेंटिव भी जो है हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देती है, पर उसको चेक करने के लिए अधिकारीगण यहाँ पे लगाए हुए हैं। हर स्टेट में लगते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, कोई कंसल्टेंट होता है, कोई साइट इंजीनियर्स होते हैं, कोई RO होते हैं, वो लगाए जाते हैं।
तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है चेक करना है कि अगर ठेकेदार काम ठीक कर रहा है कि नहीं ठीक कर रहा है? आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं पीछे से 2 साल पहले से, जब से पुनः इनका रीटेंडर हुआ था काम तो 7-8 साल से चल रहा है, परंतु बीच में कंपनीज छोड़ के भाग गई थी और 1400 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो है एडिशनल फंड के द्वारा ये काम दोबारा शुरू हुआ। करीबन 2 साल हो गए हैं उसको काम को शुरू हुए हुए, और जिस दिन से काम शुरू हुआ है, वैसे तो परवाणू से लेकर शिमला तक का 4 लेन है, वो दिल्ली तक, और पूरे हिमाचल की मैं भी बात करूँगा जी। तो जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया है, नेशनल हाईवे के अथॉरिटी, क्या नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के इंजीनियर्स की ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने एरिया से जो इन्होंने एक्वायर किया है उससे 30-30 मीटर अंदर घुस गए हैं। इनको प्लांटेशन के पैसे मिलते हैं, ट्री प्लांटेशन, ताकि कोई लाशा वगैरह आए तो वहाँ लगा देते हैं टाइम से, ताकि कम हो जाए। एक भी पेड़ लगाते हैं ये लोग? क्या ये लोग वहीं से साइड से पत्थर निकाल के वहीं बिछा देते हैं पैसे बचाने के लिए, वहीं क्रश कर देते हैं? 30-30 मीटर अंदर घुस गए हैं। क्या इन्होंने पुल जो है ठीक लगाए हैं? आप लोग ही रिपोर्टिंग करते हैं, करीबन 120 लोग जो हैं सोलन से परवाणू तक की सड़क में जो है विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स वो उनकी डेथ हुई है, केवल लाशें गिरने से और दबने से। क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी उनकी तय होनी चाहिए इसमें। दे शुड बी बुक्ड फॉर मर्डर ऑल्सो। दूसरा, जितने भी इनके नेशनल हाईवे के काम हैं, मैं समझता हूँ FIRs हुई हैं इनके खिलाफ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने इनकी FIR करी है, जो इन्होंने हज़ारों पेड़ जो है उखाड़ के, जड़ से उखाड़ के फेंक दिए हैं। कम से कम शिमला की अगर मैं बात करूँगा, मैं पूरे हिमाचल का हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं इस मामले में। शिमला शहर में ही जो आसपास जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बन रहा है, बड़े गांव से लेकर ढली तक, इसी में कम से कम 500 एप्लीकेशंस हैं कंप्लेंट की, जो SDM और DCs को दी है। ये लोग तो DCs की भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि ये जो इनका काम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ ही पार्ट है जो हाँ इंटरफेयर कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो वो लोग सुनते नहीं है किसी की भी। लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों के घर गिर रहे हैं 130-30 फीट तक अगर आप देखेंगे, और मैं भी चाहूँगा कि आप इस पर रिपोर्टिंग भी करें। 130-30, 40-40 फीट कटिंग कर दी है। जब 130 फीट आप 40-40 फीट आप स्ट्रेट कटिंग करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे करेंगे, तो उसका इफेक्ट जो है 150 मीटर पीछे तक पड़ेगा। वहाँ बिल्डिंगें जो हैं, आज शिमला शहर के अंदर मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं विद इन स्पैन ऑफ 6 किलोमीटर्स बोल रहा हूँ मैं आपको, 18 बिल्डिंग जो है वो खतरे में, जो खाली करा ली गई है। गवर्नमेंट ने खाली, हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट ने खाली कराई है। और लोग जो है, एक तो गिरी गई है यार, वो तो आपके सामने है, उसके साथ में पूरा मोहल्ला जो है वो सिंक इन होना शुरू हो गया हुआ है। तो ये सब बातें हैं जो कमियां जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की। रही बात उस दिन के, आप घटना की जो बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा आप डिटेल में थोड़ा बताएं वो हुआ क्या था उस दिन, क्योंकि आरोप तो लग रहे हैं सीधे तौर पर, जो है वो FIR में आरोप भी लगाए हैं। और हुआ क्या था, आप जब वहाँ पहुँचे, क्या बहस बसाई हुई आपकी, और उसके बाद क्या हुआ मामला क्या? जी, तो सुबह, क्योंकि पिछली रात को ही मुझे फ़ोन आ गया था कि बिल्डिंग्स में क्रैक जो है वो डेवलप हो गए, आप जो है इसको देखें। तो प्रशासन वहाँ गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों ने नहीं वो बिल्डिंग खाली कराई है, मैं वो ये पहले आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। प्रशासन ने, हिमाचल प्रदेश के प्रशासन ने वो वहाँ जाके बिल्डिंग खाली कराई है। तो रात को क्रैक्स आ गए थे। मुझे सुबह करीबन 8:15 बजे के करीब फ़ोन आया कि भट्टा कुफर में बिल्डिंग गिर गई है। सभी अधिकारी, मैंने SDM से बात करी। SDM जो तुरंत जो है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, तुरंत अपने घर से निकल गए। वहाँ के लोग इकट्ठे, सारे पूरा मोहल्ला जो है, 8 बिल्डिंग में कम से कम 40 किराएदार थे, जो कि कुछ लोग तो अपने घर गए हुए थे, जो उनका अंदर सामान था वो तो वैसे ही अभी तक बंद है। जो बिल्डिंग गिर गई है उसका तो वैसे ही ख़त्म हो गया है। वो लोग कुछ एक घर गए थे, कुछ वहीं थे, उन्होंने सबने अपने घर खाली कर दिए। जिस लेडी की बिल्डिंग थी वो मुझे पता चला कि वो किसी और अपने पड़ोसी के घर में जो है उन्होंने 2 बजे रात को खाली किया था, उनके घर में वो बैठी हैं और काफ़ी लोग वहाँ पे थे। तो मैं गाड़ी से उतर के सबसे पहले उक्त महिला के पास ही गया, पहले उनके पास ही मैं गया डायरेक्टली। बारिश हो रही थी और उनके साथ बैठा मैं, उनके सिस्टर भी उसी टाइम पहुँचे, और लोग भी थे, SDM वहाँ पे थे, हमारे DF BDO वहाँ पे बैठे थे, और अधिकारीगण वहाँ पे बैठे थे, और मोहल्ले के कुछ और लोग भी बैठे थे। उनसे पूरी बातचीत करके
इतनी देर में SHO ढली भी उस कमरे में पहुंचे और उसके बाद जब उनसे बातचीत करने के बाद वो वहीं बैठे रहे। हमने बोला हम साइट देख के आते हैं, जो कि करीबन 3 बिल्डिंग छोड़ के साइट थी। तो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे सारे लोग, पूरा मोहल्ला इकट्ठा था, करीबन 150 लोग वहाँ इकट्ठे थे। फॉरेस्ट के लोग भी, पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उनके अधिकारी गण वहाँ पे मौजूद थे। SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पूरे रेवेन्यू ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद थे। कुछ प्रेस के बंधु जो हैं वो लोग कवर करने आए हुए थे, वो तब तक वहीं थे, पहले के थे वो लोग। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही प्रेस के सारे लोग जैसे ही उनको खबर लगी उसी टाइम ही पहुंच गए थे। और जब हमने मुआयना किया, हम करीबन 15 मिनट 20 मिनट वहाँ पे रुके हैं, सभी बिल्डिंग्स को देखा जिसमें क्रैक आए हैं या जो बैठने लगी थी, और खड़े खड़े जो है करीबन 1.5 मीटर सड़क जो है हमारे सामने ही, वो उसी टाइम करीबन 20 मिनट आधे घंटे के अंदर अंदर वो बैठ गई। सबसे बातचीत करके, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी अप्राइज जो है सुबह सुबह ही करा दिया गया था जैसे ये घटना घटी थी, और हम लोग जो है SDM के साथ हम वापस चलने लगे। और उतने में थोड़ी देर में मुझे 2 शख्स आए, तो मैंने पूछा ये कौन है SDM को। उन्होंने पहले वो कुछ लोकल लोगों से बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता क्या बात कर रहे थे, और वो कुछ रोक रहे थे उनको कि आप रुक जाओ। और मैंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बोला हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हैं। और मैंने स्पष्ट उनसे पूछा कि आप इस पर क्या कार्रवाई करी है आपने। तो उन्होंने बोला सर उन्होंने खुद बोला मेरे को कि हमने खुद ही कई बार कंप्लेंट कर दी है, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। SDM मेरे साथ मौजूद थे और काफ़ी जनता भी वहाँ पे मौजूद थी उस तरह। और इतनी बात हुई, उन्होंने पूछा कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कि सर इनको कंपनसेशन जो है वी विल कंपनसेट, हम लोग कंपनसेशन दे देंगे। और इतनी बात हुई बस, और क्या बात हुई, हम लोग वहाँ से आ गए। और शाम को जो है मैं घर पे ही था अपने, मुझे पता चला कि मेरे को किसी ने व्हाट्सएप पे जो है एक मैसेज भेजा, कईयों ने भेजा। उसके बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 15-20 हाफ एन आवर मेरे को काफ़ी एक ही एप्लीकेशन के जो ढली थाना के नाम लिखी गई थी कि डराने की, धमकाने की, मारपीट की, उसकी मुझे एप्लीकेशन मैंने देखी, लेकिन मैंने उस पर रिएक्ट कुछ नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हुई, और उसके बाद मैंने जानकारी ली कि हुआ क्या है। तो मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे खिलाफ जो है कोई मारपीट की कंप्लेंट करी है, इतना ही था। और अब ये मैटर, क्योंकि जब कोई आरोप लगाता है, आरोप कोई भी लगा सकता है, राजनीतिक जीवन में हम लोग हैं, और राजनीतिक जीवन में कोई आरोप से हम लोग बच नहीं सकते, कोई भी आरोप लगा देता है। तो उन्होंने आरोप लगाया है, इसकी प्रिजुडिस है, इंक्वायरी होगी, तो इंक्वायरी में सामने आएगा, कोई बात नहीं, उसमें क्या फर्क। लेकिन क्योंकि आप वहाँ के विधायक भी हैं, तो आप घटनास्थल पर भी थे, आप कह रहे हैं कि आप वहाँ से निकल आए थे, लेकिन उसकी जो तस्वीर है उसमें दिखा था कि उसका सिर फटा हुआ है, या तो आपको जानकारी होगी कि किसने जो है पिटाई की फिर उस अधिकारी की। देखिए ऐसा है कि मेरी जानकारी में तो, अगर आप मेरी बात करेंगे तो मेरी जानकारी में तो यही नहीं कि पिटाई भी हुई है, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ कुछ, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। कुछ लोगों ने ज़रूर वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं आसपास की, उनके साथ ज़रूर उन्होंने जो है मुझे बताया कि हमारे साथ भी जो है बदतमीजी करी है, कुछ करी है, तो उन्होंने भी कोई FIR दर्ज कराई है अधिकारियों के खिलाफ, बदतमीजी की या ऐसी कराई है। तो आप कह रहे हैं उसके साथ कोई पिटाई का? हाँ, और किसी ने अभद्र व्यवहार ना कोई जनता ने किया जो वहाँ पे थे, ना किसी और ने किया, मेरी जानकारी के अनुसार। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ, फिर से पॉलिटिक्स का आ जाए। जिस तरह से मैं पूछ रहा था काम नहीं हो रहा, क्या अनिरुद्ध सिंह कैबिनेट मंत्री के सारे काम हो रहे हैं? क्योंकि पावर क्या मिली है मंत्रियों को कि अपने काम खुद आप कर सकते हैं अपना, कि मुख्यमंत्री ही फाइनल करेंगे कौन सा काम होना है या कौन सा काम नहीं होना? देखिए मैं पूछना चाहूँगा, बहुत अहम सवाल है वैसे, कि काम अपने पर्सनल काम की बात कर रहे हैं आप? मैं आपके क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। पर्सनल काम की बात कर रहे हैं आप, कि जनता के काम की बात कर रहे हैं, कि डिपार्टमेंट के काम की बात कर रहे हैं? तो ये मैं समझता हूँ कि जो पर्सनल काम है वो मुख्यमंत्री के पास नहीं जानी चाहिए कभी। अगर हम लोग स्वार्थ के लिए अपने काम सिद्ध करेंगे और मुख्यमंत्री को दोषी ठहराएंगे तो ये बड़ी गलत बात है। नहीं, जनता और विकास के रही जनता की बात, कोई भी ऐसा डेवलपमेंट वर्क माननीय मुख्यमंत्री ने आज तक किसी को मना नहीं किया है जी, लेकिन एक बजट भी देखना पड़ता है। कुछ जब मैं MLA था, जब मैं अपनी बात करूंगा आपको, मैं अपनी सोच की बात कर रहा हूँ आपको, जब मैं जिला परिषद बना तब मैं सोचता था मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, और बेतुकी डिमांड भी मैं माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी थे, उनके पास हम कर देते थे।
कि हमारे क्षेत्र के लिए ये चाहिए, स्कूल चाहिए। हालांकि ये नहीं देखते थे कि दूसरे गांव में भी स्कूल बना है, लेकिन इस गांव के लिए भी हम स्कूल मांग लेते थे। जब मैं चेयरमैन बना तब मैंने सोचा मैं चेयरमैन बन गया हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे ऐसे दिमाग में थी बात। लेकिन उसकी दिक्कतें, उसका फाइनेंस और बारीकियाँ तो मेरे को तभी चली पता जब मैं जिला परिषद चेयरमैन की सीट के ऊपर बैठा और जानकारी ली कि पावर्स, फंक्शंस क्या होती है, पावर्स क्या होती हैं, फाइनेंस कैसे चलता है। और मैं करीबन 1.5 साल चेयरमैन रहा। फिर मैं विधायक बन गया। तब भी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उनसे भी हमने डिमांड करी, उन्होंने भी हमारे को कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो जायज़ था जी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भरपूर हमारा सहयोग किया और डेवलपमेंट में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। बीच में भाजपा सरकार 5 साल रही है, जयराम जी उसमें मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में कोई एक पैसा नहीं लगाया, कोई, है ना। उसके बाद अभी जब मैं तीसरी बारी जो जनता के आशीर्वाद से जीत के आया हूँ तो मुझे मिनिस्टर बनाया गया, मेरा सौभाग्य है। और मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री का और केंद्र सरकार, केंद्र हमारी लीडरशिप का, कि मुझे इस लायक समझा उन्होंने। तब मैंने सोचा मैं मंत्री बन गया हूँ। मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ आपसे। मुझे लगा मैं मंत्री बन गया हूँ, क्योंकि हमने भी ऐसे सुना था मंत्री बन जाएंगे तो चुटकी मारेंगे तो काम हो जाएगा। ये सच्चाई है, सभी ये सोचते हैं, जनता भी सोचती है कि अब बोल दिया है, मिनिस्टर को बोल दिया है तो इन्होंने तो सिर्फ एक फ़ोन करना और काम हो जाएगा। ये माइंड सेट होता है ये। लेकिन मैं जब बना और डिपार्टमेंट मुझे रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज दिया, क्योंकि मैं पहले भी इसी डिपार्टमेंट में ज़िला परिषद मेंबर रहा हूँ, 2 बार ही रहा हूँ, तो मुझे कुछ जानकारी थी। और मैंने भी सोचा कि अच्छा अब मैं ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा। परंतु क्या दिक्कतें आई, कानून क्या है, रूल्स क्या हैं। देखिए, एक्ट एक बात होती है और रूल अलग बात होती है। उसमें कितने पैसे खर्चने हैं, क्या वो बजट हमारे पास है कि नहीं है, कितने हमारी एम्प्लॉयमेंट है, डिपार्टमेंट के पास स्ट्रेंथ क्या है, वो जो उसकी कितनी खाली हैं। तो मेरे को जानकारी हुई कि 4000 पोस्टें खाली हैं हमारी अभी। जब मैं मिनिस्टर बना तभी चलना था, 4000 पोस्टें हमारी खाली हैं। मैंने बोला 4000 भर देते हैं हम। परंतु जब 4000 का हमने आंकड़ा लगाया तो ये समझा कि हम लोग तो इतने लोग एम्प्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है। इसी तरह जो है छोटी छोटी बारीकियाँ जानी, और मेरे को लगा कि हम काम कर सकते हैं, अच्छा काम करते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन सारे काम भी नहीं कर सकते। तो एक माइंड सेट होता है कि आप काम कर पाओ ना कर पाओ और कैसे कर पाओ। तो ये एक्सपीरियंस से सीट के ऊपर ही बैठ के पता चलता है। और एक कहावत है, अनईजी लाइज द हेड हु वेयर्स द क्राउन। दूसरा तो आराम से बोल देगा कि भाई साहब ये करना है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल चीज़ भी है कि नहीं है। पंचायत घरों की मैं पंचायतों की बात करता हूँ। हमने सोचा कि हम लोग नई पंचायतें बनाते हैं। हम लोगों ने चिट्ठी लिखी, सभी 68 MLAs को हमने चिट्ठी लिखी कि आपका कोई प्रपोजल है, और डिपार्टमेंट से भी हमने चिट्ठी पंचायतों को भी निकलवाई। 750 एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं कि नई पंचायतों बनाने की। जब उसका अध्ययन किया गया तो पाया गया कि एक पंचायत का 1 साल का खर्चा बेर मिनिमम जो है 10 लाख रुपए, तो 75 करोड़ रुपए सालाना जो है उसका खर्चा होगा। पहली बात, पंचायत घर आज 1 करोड़ पहले 33 लाख के थे। माननीय मुख्यमंत्री ने उसको बढ़ा के, उन्होंने देखा कि ये ठीक नहीं है, उन्होंने सलाह दी मेरे को कि ऐसा आप इसको थोड़ा बड़ा बनाओ। तो हमने 1 करोड़ 14 लाख रुपए का 2 मंजिल का बनाना शुरू कर दिया। तो आप समझोगे 700-800 करोड़ रुपए तो पंचायत घरों के लिए चाहिए। फिर जो फॉरेस्ट लैंड या तो कोई लैंड गिफ्ट करता है, कोई कंपलसरी एक्विजिशन का कोई प्रावधान नहीं है, जैसे नाबार्ड और PMGSY में है। तो या तो कोई गिफ्ट करेगा, नहीं तो अधिग्रहण करनी पड़ेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वन विभाग से FRA FCA के केस बनाने पड़ेंगे। तो उनको पैसे जमा होते हैं, तो वो अमाउंट जो है 1000 करोड़ रुपये पहुंच गया। तो मतलब और फिर यही डिसाइड हुआ कि अब इसको रुक जाते हैं, बनाएंगे तो एक पॉपुलेशन का क्राइटेरिया लेकर बना लेते हैं। तो मतलब कितनी दिक्कतें, जो प्रैक्टिकल दिक्कत है वो सीट के ऊपर पहुंच के ही पता चलता है। चलिए ठीक है अनिरुद्ध सिंह जी, आपने हमारे बेबाक सवालों का बड़े ही बेबाकी से जवाब भी दिया। देश अमर न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मोहित जी।